शाबाश। अच्छा जी, चेक नहीं हुआ ना। अच्छा जी, चलें, ओके। जल्दी से स्टार्ट करेंगे। हम कहते हैं कि व्हेन हाइड्रोकार्बन सच एज पेट्रोल और पैराफिन वैक्स आर बर्न इन एन एक्सेस ऑफ एयर इन अ लेबोरेटरी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द ओनली प्रोडक्ट्स। ठीक है जी। When petrol is burned in car engine, nitrogen monoxide is also formed. Explain how nitrogen oxide is formed in an internal combustion engine, but not formed in a small sample of petrol when it is burned in an evaporating basin. अब ना ये बहुत आसान दुनिया का सवाल है। वो आपसे सिर्फ ये कह रहे हैं कि ना जब हम बेसिकली किसी भी पेट्रोल वगैरह को बर्न कर रहे हैं एक इवेपोरेटिंग बेसिन के अंदर, मतलब कि एक मैं नॉर्मल लेबोरेटरी के अंदर जो है ना किसी पेट्रोल को बर्न कर रहा हूँ, तो उस केस में मेरे पास जो है ना नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड फॉर्म नहीं हो रहा। हाउएवर अगर आप बेसिकली पेट्रोल को जब इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर बर्न करते हैं तो उस केस में आपके पास नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो रहा होता है। तो उसका सिर्फ एक बेसिक सा सिंपल सा रीजन है कि देखिए नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड फॉर्म होने के लिए ना हमें एक तो एयर की नीड है। एयर तो अल्हम्दुलिल्लाह चाहे इवेपोरेटिंग बेसिन हो चाहे मेरे पास इंटरनल कंबशन इंजन हो, दोनों केस में है। मगर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड फॉर्म करने के लिए मुझे N2 का बॉन्ड तोड़ना है। नाइट्रोजन का ये वाला ट्रिपल बॉन्ड है। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा हाई एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। मेरी बात समझ रहे हैं? हम ये कहते हैं कि आप जब कंबशन इंजन की बात करेंगे तो वहां पे इतना हाई एक्टिवेशन एनर्जी मिलती है बिकॉज आपको हाई टेम्परेचर मिलता है। मैं इसका एक अच्छा सा आंसर इसे लिखूंगा। हम बोलेंगे कि देखें इन इंटरनल या इन कंबशन इंजन, आई वुड अप्रिशिएट हर बच्चा मेरे साथ सॉल्व करे। वी हैव हाई टेम्परेचर्स, सो क्योंकि हाई टेम्परेचर होता है, सो नाइट्रोजन बॉन्ड is easily broken as we have enough energy to yeah, as we have enough, I would say activation energy, as we have enough activation energy to break this bond. ठीक है। however in basin या evaporating basin आप ये कह लें कि we do not have very high temperature। जी बेटा, अगर हम बात करें ना तो यहाँ पे बेसिकली स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड की ही बात हो रही है। वी डोंट हैव हाई टेम्परेचर। सारा मसला ये है कि सेम बॉन्ड तोड़ना है, बट वो आपके पास कंबशन इंजन में टूट रहा है बिकॉज वहाँ हाई टेम्परेचर है, एक्टिवेशन एनर्जी का स्टैंडर्ड मीट हो रहा है। हाउएवर सर वॉन्ट दिस एंड टू इज नॉन पोलर। नो दे वोंट से मैंने देखे ना N2 को नॉन पोलर मेंशन करने की नीड ही नहीं है। आपने बस ये बोलना है कि इस कंपाउंड को, ठीक है आप नॉन पोलर को मेंशन कर सकते हैं, बट ये है कि आपको सिर्फ ये मेंशन करना है कि इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ये रिक्वायर हाई अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब मुझे हाई टेम्परेचर की नीड होगी, जो कि मुझे बेसिकली कंबशन इंजन के अंदर मिल जाएगा बट इवेपोरेटिंग बेसिन के अंदर नहीं मिलेगा। सिंपल एज दैट, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं करनी। नहीं नहीं डेटिव बॉन्ड बेटा, नहीं नहीं इतना स्पेसिफिक नहीं जाना, बस मुझे बेसिक एक बात करनी है। नेवर माइंड, आगे चलते हैं। देन वी से दैट द इंजन्स ऑफ मॉडर्न motor cars have exhaust systems which are fitted with catalytic converters in order to reduce atmospheric pollution from substances such as nitrogen monoxide. ठीक है। State three other pollutants other than carbon dioxide and water that are present in exhaust gases of car engines। अच्छा देखें, कार इंजन की अगर मैं बात करता हूँ ना तो उसके अंदर ना, अच्छा कुछ बच्चों ने यहाँ ना सल्फर डाइऑक्साइड भी लिखा हुआ है, तो मैं कहता हूँ कि वो लिख सकते हैं बट वो इतना प्रेफरेबल नहीं होता। आप यहाँ पे जो ना अगर मुझे बेसिकली मेजर पॉल्यूटेंट्स बताने ना, कार्बन मोनोऑक्साइड मेरे पास, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड यहाँ मेंशन है। सबसे पहले जो मेरा मेजर पॉल्यूटेंट होगा वो क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट। अच्छा जी, या तो आपके पास ना कार्बन मोनोऑक्साइड बेसिकली आपके पास मेजर इम्प्योरिटी है। आप अनबर्न हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं। आप इसके अलावा जो है ना जो कार्बन सूट हमने पढ़ा है वो एक मेजर इम्प्योरिटी है। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक इम्प्योरिटी है।
अनबर्न हाइड्रोकार्बन है, और बेसिकली हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड कह सकते हैं बेटा, मैं ये कह रहा हूँ कि सल्फर डाइऑक्साइड भी कह सकते हैं, बट अगेन वो जो है ना लाइक इतना प्रेफरेबल नहीं रहेगा। Never mind, they're saying what is the active material present in the catalytic converter, तो वो हमारे पास कौन होता है, प्लाटीनियम होता है, हम सबको पता है राइट। प्लाटीनियम बेसिकली आपके पास जो है ना वहां पे। अच्छा इसमें ना एक और सवाल भी बनता है, वो आपसे बोलते हैं कि आपने कैटालिटिक कन्वर्टर की जो शेप है वो हनीकॉम्ब के हिसाब से रखी हुई है, उसका क्या रीजन होगा, ताकि हमें हाई सरफेस एरिया मिल सके, ताकि एक्टिवेशन, ताकि आपके पास जो है ना बेसिकली वो आप ये कह लें कि व्हाट डू यू से, ताकि आपके पास जो प्लैटिनियम जो कि कैटलिस्ट है ना उसकी हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा, प्लैटिनियम लिख सकते हो, प्लैटियम लिख सकते हो, और रोडियम भी लिख सकते हो, तीनों एलिमेंट तीनों जो है ना आपके पास एक्सेप्टेबल है, प्लैटिनियम प्लैटियम रोडियम, जी जी बिल्कुल बेटा, तीनों लिख सकते हैं, तीनों लिख सकते हैं। मैं पीडी भी लिख सकता हूँ एंड आर एच भी लिख सकता हूँ, ठीक है। बट एग्जामिनर को ज्यादा प्रेफरेबल, वो ज्यादा उनका फेवरेट प्लैटिनियम है, तो हम प्लैटिनियम पे जाएंगे। ओके जी। देन दे आर सेइंग, अब ये दुनिया का आसान तरीन क्वेश्चन है, जब मैं पढ़ा रहा था नाइट्रोजन सल्फर, मैंने वल्लाही इसको मार्क करके कहा था कि ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने यहाँ दी भी थी, देखें। They're saying write one balance equation to show how nitrogen monoxide is removed from the exhaust gases of a car engine by a catalytic converter. नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड किस तरीके से रिमूव होता है मुझे बताएं। आपके पास बेसिकली नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करता है विद कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड आपके पास बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन प्रोड्यूस होता है। अब इसको सिर्फ बैलेंस करना है। अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास मुझे यहाँ टू लगाना पड़ेगा बिकॉज नाइट्रोजन को बैलेंस करना है, और यहाँ टू लगाना पड़ेगा, एंड यहाँ टू लगाना पड़ेगा। चलो भाई सब बैलेंस हो गया, ठीक है। दिस इज अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, एंड आई एम टेलिंग यू कि ना मुझे बहुत ज्यादा जो है ना इस पे वो है कि ये आ सकता है। सर एक्टिव मटेरियल का मतलब दे आस्किंग अबाउट कैटलिस्ट, राइट, जी जी बिल्कुल बेटा ऐसा ही है, दे आस्किंग अबाउट कैटलिस्ट, ठीक है जी। कार्बन शूट मतलब सादा कार्बन, सादा कार्बन, सादा कार्बन, सिर्फ कार्बन को हम कार्बन शूट कहते हैं, दैट्स इट। तब भी सही है, चल जाएगा, तब भी चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। बाकी ये और आसान क्वेश्चन था, देयर सेइंग नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इज आल्सो फॉर्म व्हेन नाइट्रोसिल क्लोराइड, नाइट्रोसिल क्लोराइड कौन है भाई, हमारे पास NOCl dissociates dissociates the following equations, different amounts of three gases were placed in a closed container and allowed to come to equilibrium at 230 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी। आपके पास द एक्सपेरिमेंट वाज रिपीटेड एट 465 डिग्री सेल्सियस। अच्छा जी। द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ थ्री गैसेस, मतलब कि उन्होंने ना सेम इसी एक्सपेरिमेंट को करा है, लेकिन पहले 230 डिग्री सेल्सियस पे करा, फिर 465 डिग्री सेल्सियस पे करा। फिर वो आपसे ये कह रहे हैं कि आपके पास ना द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ थ्री गैसेस एट ईच टेम्परेचर आर गिवन इन द टेबल। ये आपको जो है ना तीनों की कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यूज गिवन है। आप क्या कह रहे हैं बेटा, सर बैलेंसिंग इक्वेशन दिखा दें, दिखा देंगे, देखो ना नजर आ रही है। बाय द वे मैं ये पीडीएफ भी शेयर करूंगा, ओके, आप लोगों से ये पीडीएफ भी शेयर करूंगा, तो कोई ऐसे समस्या वाली बात नहीं है। ये मुझे बेसिकली सारी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है, प्रॉब्लम क्या, ये सारी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है, मैं ये पीडीएफ फॉरन क्लास खत्म होगी फॉरन शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है। शाबाश ऊपर आए, देयर सेइंग राइट द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी फॉर दिस इक्वेशन, आपको केसी की एक्सप्रेशन लिखनी है। दुनिया में सबसे आसान काम है बेटा ये वाला, इसको पकड़ेंगे जल्दी से, यहाँ पे आएंगे, शाबाश, एंड आई एम गोना राइट कि केसी इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का होल स्क्वायर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन। यहाँ पे देखें बेटा टू है ना, तो जो आपके पास मोल्स होते हैं आप उसको बेसिकली पावर में लिख देते हैं। यहाँ देखिए आपके पास वन है, तो आप यहाँ वन लिख देंगे, और अगर आप नीचे आएंगे तो NOCl, और यहाँ पे आप बेसिकली टू लिखा हुआ है, तो आप यहाँ टू लिख देंगे। अल्लाह अल्लाह खैर चला, ये केसी एक्सप्रेशन आ गया आपके पास, राइट। देन देयर सेइंग कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ केसी एट ईच टेम्परेचर गिवन, आपको क्या वैल्यू ऑफ केसी निकालना था, इसमें भी कुछ नहीं करना, इस टेबल से मुझे डेटा को पिक करना है, राइट। अच्छा गिव द यूनिट्स एज वेल, बिल्कुल यूनिट्स भी लिखे हुए हैं। यूनिट्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास मोल्स पर डीएम क्यूब होगा, मोल डॉट DM-3 का होल स्क्वायर, यहाँ आपके पास आ जाएगा मोल डॉट DM-3, और डिनोमिनेटर में मोल डॉट DM-3 का होल स्क्वायर। अब क्या होगा बेटा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, और आपके पास एक सादा मोल पर डीएम क्यूब रह जाएगा, दैट्स इट, मोल डॉट DM-3, खत्म हो गई कहानी, ठीक है जी। आगे चलते हैं, शाबाश। फिर वो आपसे कह रहे हैं कि आपने जो है ना बेसिकली केसी की वैल्यू निकालनी है एट ईच टेम्परेचर, वो भी बहुत आसान काम है। पहले मैं ना 230 डिग्री सेल्सियस पे आता हूँ, तो मुझे ऑलरेडी उन्होंने ना
जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन और सबकी जो है इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है। ये सवाल आसान है। पेपर में अगर मेरी बात सुने, पेपर में अगर ये क्वेश्चन आएगा ना, तो इस पे मोस्ट प्रॉब्ली वो आपसे आइस टेबल बनवाने को बोले। आइस टेबल कौन सा वाला टेबल होता है जो हमने करा नहीं है, जिसको हम आइस टेबल में हम क्या करते थे, इनिशियल मोल्स, इक्वेशन रेशियो एंड आर्ट इक्विलिब्रियम। कोई अगर बच्चा कह रहा है ना कि सर ये कौन सा टेबल है, ये कहाँ से पढ़ा है, तो बेटा जाके रिकॉर्डिंग देखें। नहीं तो फजरथॉन के अंदर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह के साथ बहुत क्वेश्चंस कराए हैं। इसकी हमने 2 क्लासेस ली इस चैप्टर की, माशाल्लाह 4 घंटे हैं। तो जाके थोड़ी सी हिम्मत करें, मेरी एडमिन को मैसेज करें, वो आपको डायरेक्ट लिंक का एक्सेस देंगे, नहीं तो मुझे मैसेज कर दें। ठीक है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं। यहाँ पे 1.46 टाइम्स 10⁻³ का होल स्क्वायर, नीचे 1.15 टाइम्स 10⁻²। डिनोमिनेटर में देखो बेटा, मैं कुछ भी नहीं करा। ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, यहाँ देखो इसकी कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। ये क्लोरीन है, ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। अलग अलग कैसे, एन NaOCl की भी कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। सबको बस प्लेस करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं निकालनी। जी बेटा, आप बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं। क्या आंसर बताया आपने? बिल्कुल, 4.5 टाइम्स 10⁻⁻। बेटा 10⁻³ होगा, -3 होगा। 4.5 टाइम्स 10⁻³ होगा, -3 होगा, -3 होगा बेटा, -3 होगा। और नीचे वाले की अगर बात करते हैं तो उसमें ये होगा, अगेन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कितना है, 7.63 टाइम्स 10⁻³ का होल स्क्वायर, और 1.15 टाइम्स 10⁻²। ठीक है। एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास 3.68 3.68 टाइम्स 10⁻⁴ का होल स्क्वायर। बेटा इसको कैलकुलेटर में पुट करें, मुझे बताएं। ऊपर वाले को कैलकुलेटर में पुट करेंगे ना बेटा, तो ये आंसर आएगा 4.5 टाइम्स 10⁻³ मैं फिर कर लेता हूँ दोबारा। 1.46 टाइम्स 10⁻³ का होल स्क्वायर, 1.15 टाइम्स 10⁻², एंड डिनोमिनेटर में 2.33 टाइम्स 10⁻³ का होल स्क्वायर। पहले वाले का 4.51 टाइम्स 10⁻³ है, और नीचे वाले पे आते हैं जल्दी से शाबाश। 9.2 टाइम्स 9.2 टाइम्स 10⁻⁻3। ठीक है, -2, -2। ठीक है जी, कोई टेंशन की परेशानी का मसला? ओके जी, अब ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा पार्ट है। इसमें भी ना काफी ज्यादा मिस्टेक बच्चों ने की। बेटा बस कैलकुलेटर में पुट करना, ट्राई करें, इंशाल्लाह सही आंसर आएगा। ठीक है। टेंशन, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, एक्सप्लेन योर आंसर। अब आपको ये बात बतानी है, राइट? अब मेरी बात समझो। हाँ जी। अगर हम यहाँ पे देखें ना, गौर से तरह देखें, यहाँ पे पहले आपने ना इस एक्सपेरिमेंट को 230 डिग्री सेल्सियस पे करा है, ऐसा ही है। फिर मैंने 436 डिग्री सेल्सियस पे करा है। जब मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया, तो आप मुझे बताओ मेरे पास किसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी है, रिएक्टेंट्स की या प्रोडक्ट्स की? अगर अगर आप देखें ना, तो मैंने यहाँ पे बेसिकली जब टेम्परेचर को बढ़ाया तो मेरे पास क्या हो रहा है। और अगर मैं जनरली बात करूं, मेरे पास जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, जब मेरे पास ना हाई टेम्परेचर की अगर हम बात करें, बिकॉज अगर आप इस केस में आए, तो हमारे पास उन्होंने हमें बोला कि देखो पहले 230 डिग्री सेल्सियस पे था, फिर 436 डिग्री सेल्सियस पे था। जब मैं हाई टेम्परेचर पे जा रहा हूँ तो NaOCl मेरे पास 2.33 टाइम्स 10⁻³ है। दोनों की बढ़ी है। बेटा आप लोग को जो है ना मैं दुआएं दूं, अल्लाह अकबर, दोनों की बढ़ी है। NaOCl की कॉन्सेंट्रेशन कम नहीं हो रही क्या? बॉस बहुत मुश्किल हो रही है। ठीक है। ये देखो देखो क्या लिखा हुआ है, ये -3 है, वो -4 है। जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो मेरे पास NaOCl है ना, उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रही है। NaOCl कौन है भाई? Kc क्या होता है, व्हाट इज Kc? Kc बेसिकली होता है आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ऐसा ही है। जब आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, मेरी बात समझिएगा, बहुत रिलैक्स होकर, जब आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो मुझे बताओ Kc की वैल्यू को क्या हुआ, कहना से Kc की वैल्यू बढ़ी। पहले Kc की वैल्यू 4.5 थी, अब 9.2 थी। मतलब कि जब मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो Kc की वैल्यू बढ़ गई। Kc की वैल्यू बढ़ने का पता है क्या मतलब है, कि प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। यस और नो? ऐसा ही है। सब बच्चों को बात समझ आ रही है कि Kc की वैल्यू जब बढ़ी तो इसका मतलब क्या हुआ सर, प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। जब प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, इसका मतलब क्या है कि आपके पास इक्विलिब्रियम, अगर A+B = C+D है बेटा, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने का मतलब है इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जा रहा है। इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाने का क्या मतलब है, कि सर बैकवर्ड रिएक्शन आपके पास क्या होगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा।
बात समझ रहे हैं मेरी, यस और नो? ठीक है। तो हम, समझ नहीं आया, ओके बेटा ओके। एक मिनट, ओके एक मिनट, ओके। अगर आप देखें, मेरी बात सुने। वैसे बाय द वे ये आंसर सबने सही बताया है ना? हाँ ओके। मैं इस आंसर को लिखता हूँ, मेरी बात समझे। वो आपसे कह रहे हैं, इज द फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक? मैं सबसे पहले ये बोलूंगा कि देखें, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, बहुत गर्मी हो गई यहाँ पे तो, सो केसी ऑल्सो इंक्रीजेस। केसी ऑल्सो, जब मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया तो क्या हुआ? केसी भी बढ़ गया। जब मेरे पास केसी की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो इसका क्या मतलब है? कि मेरे पास बेसिकली जो है ना, बिकॉज देखिए ना, अगर केसी की वैल्यू बढ़ी है, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, राइट? ठीक है। जब मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया तो मेरे पास क्या हो रहा है कि केसी की वैल्यू बढ़ा। केसी की वैल्यू बढ़ने का मतलब है कि मेरे पास प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज देखो, अगर ना केसी की वैल्यू बढ़ रही है, तो उसका छोटा सा मतलब ये है कि आपके पास प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। अगर केसी की वैल्यू डिक्रीज होती, तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास डिक्रीज हो जाती। यहाँ केसी की वैल्यू बढ़ाने पे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है कि अगर मेरा ये एक्सपेरिमेंट है, ए प्लस बी फॉर्मिंग सी प्लस डी, तो मेरे पास क्या हो रहा है? इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड की तरफ जा रहा है। बिकॉज जब इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड की तरफ जाएगा, तभी प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। देयरफॉर वी कैन से कि आपका फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक हो जाएगा। बिकॉज जब भी हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो मेरे पास फॉरवर्ड रिएक्शन ही प्रेफरेबल होता है। ठीक है। तो हम इस बात को ऐसे लिखेंगे कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस केसी ऑल्सो इंक्रीजेस, एंड एज इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स endothermic side. So this proves that forward reaction is endothermic. यहाँ पे हमारे पास ली चार्टियर्स प्रिंसिपल की नॉलेज इस्तेमाल हो रही है। ठीक है। नेवर माइंड, आगे चलते हैं। फिर वो हमसे कह रहे हैं, the temperature of the equilibrium was then altered so that the equilibrium concentration of NOCl and NO were the same at as each other। मतलब कि मैंने बेसिकली क्या करा कि अब मैंने ना इस इक्विलिब्रियम को थोड़ा ऐसे चेंज करा है कि मेरे पास जो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है ना बेटा, जो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है ऑफ नाइट NOCl एंड NO, वो क्या हो गई है? सेम हो गई है। ठीक है। जल्दी से आगे चलेंगे। हाँ, दे आर सेइंग व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NOCl व्हेन द फॉलोइंग चेंजेस आर कैरिड आउट ऑन दिस न्यू इक्विलिब्रियम। जब आप प्रेशर ऑफ द सिस्टम को हाफ करेंगे, जब प्रेशर ऑफ द सिस्टम को हाफ करेंगे, अब ये बात ना मैं बता बता के आप लोगों को थक चुका हूँ कि जब भी हम प्रेशर को डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज इन प्रेशर फेवर्स एंडोथर्मिक साइड। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी और बात, मुझे बताओ, यहाँ प्रेशर को हम चेंज कर रहे हैं, यस और नो? और यहाँ सवाल के अंदर आपके पास इक्विलिब्रियम का वर्ड है। जब भी आपको इक्विलिब्रियम का वर्ड नजर आए, या अमाउंट या फिर यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट या रिएक्शन का वर्ड नजर आए, और साथ साथ प्रेशर या टेम्परेचर की सेटिंग हो रही हो, तो हमने क्या इस्तेमाल करना है? ली चार्जेस प्रिंसिपल इस्तेमाल करना है। लेकिन बेटा, अगर यहाँ पे मेरे पास रेट का वर्ड होता, तो फिर हम क्या करते हैं? नॉर्मल रेट नॉलेज इस्तेमाल करते हैं। रेट नॉलेज क्या है? टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। प्रेशर को बढ़ाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। यहाँ पे इक्विलिब्रियम का वर्ड है, तो मैं लीचार्ड प्रिंसिपल इस्तेमाल करूंगा। प्रेशर को आप हाफ करें, डिक्रीज इन प्रेशर ऑलवेज फेवर साइड विद मोर गैस मोल। ठीक है। तो यहाँ पे मोर गैस मोल्स कहाँ है? मुझे बताओ, ऊपर आओ ऊपर आओ। यहाँ पे आपके पास इधर 2 गैस मोल्स, इधर 3 गैस मोल्स है। तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन। मैंने आपको क्या बोला? फॉरवर्ड नहीं लिखना, हमने लिखना है राइट राइट राइट। अल्लाह के बंद से नहीं लिखे राइट, नहीं लिखे एंडोथर्मिक। जब भी ये वाला सवाल है, या तो राइट लिखे या तो लेफ्ट लिखे। जो एग्जामिनर है ना, उसको फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं पसंद। तो आपने क्या लिखना है? जब भी प्रेशर को डिक्रीज करेंगे, ऑलवेज साइड विद मोर 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 गैस मोल्स। सो एज वी हैव, रुको, more gas moles on product side, so equilibrium will shift towards right hand side, right hand side। बेटा, यहाँ मैंने एक्सप्लेनेशन करनी थी, तभी मैंने इतनी लंबी लिखी है, वरना मैं ये लिखता है इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, बिकॉज एज राइट हैंड ऑन राइट हैंड साइड वी हैव मोर मोल्स। ठीक है जी। आप क्या कह रहे हैं बेटा? एक मिनट, आप क्या कह रहे हैं? एक मिनट, क्या? सर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl will decrease
अच्छा ओके, नेक्स्ट पार्ट की बात करूंगे, नेवर माइंड बारा, एक मिनट देखते हैं। सर विद मोर मोल्स आई डिडंट राइट मोर गैस मोल्स, या ओके इट्स ओके, खैर है, लेकिन गैस मोल्स देखेंगे बेटा। नेवर माइंड, अ मिक्सचर ऑफ NaCl एंड NO2 containing equal number of moles of each gas is introduced into the container। अगर मैं दोनों के जो है ना बेसिकली सेम गैस मोल्स को जो है ना इंट्रोड्यूस कर दूं, कोई कंसेंट्रेशन में फर्क ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज आप जितना रिएक्टेंट साइड पे इंट्रोड्यूस करा रहे हो उतना ही प्रोडक्ट साइड पे इंट्रोड्यूस करा रहे हो। तो क्योंकि आप बेसिकली सेम अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, देखो आप इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी बढ़ा रहे हो बेटा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी उतनी ही बढ़ा रहे हो। जब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम हिसाब से बढ़ाओगे तो क्या होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम क्या बोलेंगे, नो चेंज, नो चेंज एज वी आर एडिंग सेम अमाउंट या सेम concentration कह लें of both NOCl and and NO। सर बट राइट, बट तो स्टिल ज्यादा मोल्स होंगे। नहीं नहीं बेटा, मेरी बात सुनो। आपके पास ना इक्विलिब्रियम का एक स्टैंडर्ड ना स्टैब्लिश हो गया, इक्विलिब्रियम का समझो एक स्टैंडर्ड आ गया। अब आपने ना राइट साइड पे जितना इंक्रीज किया, लेफ्ट साइड पे भी उतना इंक्रीज किया, तो आपका दोबारा से स्टैंडर्ड जो है ना वो एक जगह ही आ जाएगा। अब मेरी बात समझ रहे हैं, आपके पास ना रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का एक स्टैंडर्ड है। आपने जितने रिएक्टेंट्स को बढ़ाया उतना ही प्रोडक्ट्स को बढ़ाया, तो आपके पास दोबारा वो स्टैंडर्ड जो है ना स्टैब्लिश रहेगा। ठीक है, नेवर माइंड, आगे चलते हैं शाबाश। ओके ग्रेट। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ये ऑर्गेनिक के क्वेश्चन है, दुनिया के आसान तरीन क्वेश्चन है। यहाँ बड़ा बड़ा ना बहुत सारी जगहों पे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखा हुआ है, आधी दुनिया डिस्प्लेट बना के आ रही है। बाय द वे डिस्प्लेट एक्सेप्टेबल है, लेकिन स्ट्रक्चरल लिखा हुआ है तो स्ट्रक्चरल बनाए भाई। नंबर माइनस क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है इथेन डायल इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ फैब्रिक्स विच हैव परमानेंट क्रीजेस। ठीक है जी, इथेन डायल अंडरगोस मेनी ऑफ द रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स आप लिखा हुआ भी है। इथेन डायल रिएक्ट्स विद टोलेंस फ्यूजन, व्हाट वुड यू सी इफ द इफ यू कैरिड आउट दिस रिएक्शन। अब ना यहाँ पे ना साफ साफ लिखा हुआ है कि आप इस इथेन डायल को का कौन सा रिएक्शन करा रहे हो, टोलेंस टेस्ट करा रहे हो, राइट, टोलेंस के साथ उसको रिएक्ट करा रहे हो। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट यू वुड सी। व्हाट यू वुड सी का पता है क्या मतलब है, आपने ऑब्जर्वेशन बतानी है। अब इसमें बहुत सारे अक्लमंद बच्चों ने लिखा है, पता नहीं क्या क्या लिख दिया। एक बच्चे ने जो है ना प्रोडक्ट का नाम लिख दिया, एक ने कुछ लिख दिया। वो व्हाट यू वुड सी का कह रहे हैं, तो सी का क्या मतलब है कि मुझे क्या नजर आएगा, सिल्वर प्रेसिपिटेट। आप सिल्वर मिरर लिखेंगे बिल्कुल। ठीक है जी। देन जैसे व्हाट इज द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ द ऑर्गेनिक फॉर्म, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट फॉर्म। अब ना यहाँ पे एक छोटी सी बात है, जिस बच्चे ने माशाल्लाह टोलेंस टेस्ट मुझसे पढ़ा है, मैंने आप लोगों को बताया है, या चलो नहीं भी पढ़ा, आप लोग मुझे बताएं टोलेंस टेस्ट कीटोन का क्यों नहीं होता। सिर्फ एल्डिहाइड देगा ना टोलेंस टेस्ट। जी बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं आपके पास क्यों, भाई कीटोन का टोलेंस टेस्ट क्यों नहीं होता। क्योंकि सर कीटोन फर्दरली ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। एल्डिहाइड का टोलेंस और फिलिंग टेस्ट इसलिए होता है बिकॉज एल्डिहाइड फर्दरली ऑक्सीडाइज हो सकता है। अब यहाँ पे ये एल्डिहाइड है ना बेटा, ये जब टोलेंस टेस्ट का कराऊंगा या फिलिंग टेस्ट कराऊंगा, ये ऑक्सीडाइज होकर कार्बो ऑक्सीडेज बना देगा। ये आपके पास एक एल्डिहाइड है बेटा, इस एल्डिहाइड को ऐसे लिखो ताकि आपके दिमाग में थोड़ा सा आपको समझ भी आए। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी यार, वो ऑक्सीडाइज होकर आपके पास कार्बो ऑक्सीडेज कैसे बनाएगा। और जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा है उनको तो मैंने माशाल्लाह प्रॉपर इसकी इक्वेशन लिखवाई भी है। बहुत मुश्किल हो रही है, पूरा साल पढ़ा नहीं है ना, अभी 18 तारीख को पता चलेगा। आसान पेपर तो उसको लगेगा जिसने पढ़ा होगा भाई, आप नहीं पढ़िएगा माजरत सर, आपको दुआएं मिलेंगी। ये आपको लिखना है जब भी एग्जाम में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की बात करें तो बेटा इसको लिखना है। नेवर माइंड, आगे चलते हैं। सर टोलेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, बिल्कुल ऐसा ही है बेटा, बिल्कुल ऐसा ही है। बट कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं करता, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप उमर। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट पे। कैसे बनाया क्या मतलब, इसमें तो कुछ भी नहीं किया मैंने, बताएंगे कुछ भी नहीं करा। ये देखो, ये आपके पास कार्बन है, ये कार्बन है ना, ये इस कार्बन पे देखें 2 ऑक्सीजन और 1 H है, तो मैं इसको ऐसे कर दूंगा, 2 ऑक्सीजन बना के 1 H बना दूंगा, बस। क्या रॉकेट साइंस है। और इस कार्बन की बात करते हैं, इधर 2 ऑक्सीजन और 1 H है, तो मैं यहाँ 2 ऑक्सीजन बना के 1 H बना दूंगा, बस हो गया। आप बेटा, आप आइस खोल के हमें देखना है कि जो है ना हमारे पास है क्या। हाँ मतलब अगर आपसे एग्जामिनर डिस्क्रीट फॉर्मूला बोलेगा तो ये बनाना, स्ट्रक्चर बोलेगा तो ये बनाना, मोलिकुलर फॉर्मूला बोलेगा तो फिर आपको जो है ना ऐसे लिखना पड़ेगा, C2O4H2। नेवर माइंड, आगे चले।
फिर वो आपसे कह रहे हैं इथेन डायल रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन साइनाइड टू गिव कंपाउंड एफ, व्हाट इज द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एफ। ये भी दुनिया का बहुत आसान तरीन रिएक्शन है। ये देखो ये इथेन डायल है, राइट। जब आप इसको HCN के साथ रिएक्ट करेंगे तो पता है क्या होगा, आपके पास ना दो हाइड्रोजन आएंगे, एक हाइड्रोजन इधर आके लगेगा, एक हाइड्रोजन इधर आके लगेगा, ये डबल बॉन्ड खुदा हाफिज हो जाएगा बेटा, ये डबल बॉन्ड टाटा बाय बाय। और यहाँ CN, यहाँ CN। समझ रहे बात को, क्या रॉकेट साइंस है इसमें। अब बहुत सारे बच्चों ने ना इसमें एक तरफ ये काम करा हुआ है, दूसरी तरफ क्यों नहीं करा, इसकी वजह उनको पता है, अल्लाह को पता है क्यों नहीं करा। तो हालांकि करना तो था यहाँ पे, क्योंकि देखिए दो डबल बॉन्ड्स थे आपके पास, राइट। अब ये कंपाउंड को अगर मैं बनाऊं ना सही तरीके से, ये देखें, ये आपके पास प्रोडक्ट है, ये आपके पास रिएक्टेंट था इथेन डायल, इसका प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा देखें। यहाँ पे आपने OH लगाना है, यहाँ पे आपने OH लगाना है, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ CN, यहाँ CN। सर अगर वो लिखे, सर अगर वो कहें लिमिटेड HCN, नहीं 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 कहेंगे बेटा, बिलीव मी नहीं कहेंगे। अगर आपने लेट से पेपर खोला ना, और फास्ट से अगर आपने पेपर खोला और आपको नजर आया कि लिमिटेड HCN, और फिर आपके दिमाग में फौरन से आएगा कि सर ने कहा था लिमिटेड HCN नहीं है, तो बेटा उस पर क्या करना है, पेपर में बैठ के दुआएं देनी है मुझे, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो है ना, नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे, बिलीव मी नहीं कहेंगे। देन दे आर सेइंग बनाया बनाया बनाया, गेस्ट पेपर सैटरडे को करेंगे इंशाल्लाह। देखो भाई, ओ लेवल्स में अल्लाह पाक ने जिंदगी 60% तक मेरा लगा था गेस्ट पेपर, इंशाल्लाह AS में भी अल्लाह से दुआ है, मेहनत बहुत की, अल्लाह बहुत ख्वाहिश हुई है, सुबह से गेस्ट पेपर ही बना रहा हूँ, गर्मी में भी होगी, गर्मी में नहीं चलो, लेकिन हाँ। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, ये कौन सा रिएक्शन है मुझे बताएं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अल्हम्दुलिल्लाह हमें सबको ये बात पता है कि न्यूक्लियोफिलिक कब होता है, एडिशन कब होता है, वो सारी लंबी हम लोग कर चुके हैं। नेवर माइंड, आगे चलते हैं। देन दे आर सेइंग what is the structural formula of the compound when F is heated with an aqueous mineral acid such as dilute sulfuric acid। अब यार ये बात भी आप लोगों को पता है, ये आपके पास जो कंपाउंड है ना, इसका नाम F है, देखो ये F है ना। ये जिस बच्चे ने भी सही करा है ना, यकीन माने मैं बहुत खुश हूँ आपसे बेटा। जिसने सही नहीं करा, आपने सही करा है, जी नहीं करा बेटा, आपने गलत करा है। अगर हम F की बात करें ना, जब आप इसको एक डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट कराएंगे, मुझे कोई बच्चा बताए जब मैं इसको डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट कराऊंगा ये कौन सा रिएक्शन होगा। ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगा, ये लड़का कुछ करेगा, यही यही है बस, यही है। हाइड्रेशन नहीं होगा बेटा, डिहाइड्रेशन नहीं होगा, ये आपके पास जब आप साइन, ये जो है ना बेसिकली नाइट्राइल है, जब आप नाइट्राइल्स को बेसिकली बेटा रिएक्ट कराते हैं ना विद डाइल्यूट एसिड, तो बेसिकली वो एसिडिक हाइड्रोलिसिस होता है। इसमें कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है बेटा, कुछ भी नहीं करना है, इसको हटाना है, नाइट्रोजन को करना है खुदा हाफिज, और यहाँ पे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड चेन लगा देनी है बस, टाटा बाय बाय खत्म। ये वाला काम है बस, थोड़ा सा समझ आ रही है बात, जैसा नो। वो ऐसे ही रहेगा, उसका कोई ताल्लुक ही नहीं, वो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। बस बस बेटा मैं कह तो रहा हूँ, आप ही हैं बस, आपने ही तो ला के देना है, बाकी तो बच्चे बस ऐसे ही हैं, टाइम पास, ठीक है। आपके पास अच्छा, बाय द वे इसको ना, इसका डिस्प्ले फॉर्मूला बनाना भी कोई इतना रॉकेट साइंस मुश्किल है नहीं। आपने क्या करना है, ये सी लिखो, ये सी लिखो, यहाँ पे मैं ना एक OH लिख दूंगा, या बल्कि मैं OH को सादे में लिखता हूँ, रुको रुको, सी के साथ ना मैं यहाँ पे एक COH लिखता हूँ, एंड देन OH और H लिख देता हूँ, बस। ये भी बहुत है, या ऐसा करो इस H को इसके साथ लगा दो, इस H को ना इसके साथ लगा दो, ठीक है। तो वही कहानी, ये देखो, अच्छा चलो चलो चलो, ये कार्बन है, इसके साथ H लगाओ, यहाँ OH लगाओ, और फिर ये COH लगा दो। ये देखो ये कार्बन है ना बेटा, इस कार्बन के साथ मैंने पहले H लगा दिया, फिर ये OH लगा दिया, और फिर ये COH लगा दिया, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा, आप ब्रैकेट का इस्तेमाल करना, फिर भी समझ नहीं आ रहा तो फिर बेटा अल्लाह से दुआ करें, ठीक है बेटा। ये लो, खत्म हो गई कहानी, ठीक है जी। आगे चलते हैं, शाबाश। किसी को कुछ पूछना हो तो बेटा आप पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स भी ओपन है, आप हैंड रेज भी कर सकते हैं, कोई और मसला है तो भी पूछ सकते हैं, ठीक है जी। शाबाश, आगे चलते हैं। देन दे सेइंग इथेन डायल कैन बी ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस, राइट द व्हाट इज द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म व्हेन इथेन डायल इज heated under reflux in an excess of acidified potassium dichromate। अच्छा, इथेन डायल को जब हम बेसिकली क्या करें, उसको हम हीट करें, बेसिकली मैं हीट अंडर रिफ्लक्स करूंगा विद इन एक्सेस एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट कौन है मेरे पास, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है,
इथेन डायल बेटा ये रहा हमारे पास, ये जो हमने ऊपर बनाया था ना, ये रहा। इसको जल्दी से ले आए नीचे। मुझे बताओ, अगर इथेन डायल को मैं ऑक्सीडाइज करूंगा तो क्या हो जाएगा, बताएं। इथेन डायल को अगर आप ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ये वाला पार्ट ऊपर भी था, हमने करा था। अच्छा जी बेटा जी, ठीक है, नेवर माइंड। देन देयर ऐसे इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है, अगेन वही बहुत आसान है। देन देयर सेइंग व्हाट इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इथेन डायल इज रिड्यूस्ड। अगर आप इसको रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा, ये आपके पास एक एल्डिहाइड है, ये रिड्यूस करके क्या बना देगा, अल्कोहल बना देगा, राइट। प्राइमरी अल्कोहल बना देगा, टू बी स्पेसिफिक। प्राइमरी अल्कोहल ऐसे बनाएगा, ये देखो डबल बॉन्ड तोड़ो, ये यहाँ का भी डबल बॉन्ड तोड़ो, अलग अलग ऐसे रहे, यहाँ एच लगाओ, यहाँ एच लगाओ, यहाँ एच लगाओ, यहाँ एच लगाओ। बहुत सारे बच्चों ने ना, पता नहीं यहाँ एच नहीं लगाया। हालांकि आपको ये बात पता है कि कार्बन के सिर्फ 4 कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, तो आपको यहाँ भी एच लगाना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं मेरी। अगेन इसका आपके पास डिस्प्ले फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा, CH2 यहाँ भी OH, यहाँ भी OH, खत्म हो गई कहानी। ठीक है। देन देयर सेइंग व्हाट रिएजन वुड बी यूज फॉर दिस रिडक्शन। अच्छा, अगर ना मैं भी इंशाल्लाह इस पेपर की मार्किंग स्कीम शेयर कर दूंगा आप लोगों से, क्योंकि ये पुराना पेपर है, तो उसके अंदर ये बात एक्सेप्टेबल है कि आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिख दें। लेकिन मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, आपके पेपर में एल्डिहाइड या कीटोन को रिड्यूस करने के लिए कोई बच्चा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर लिखकर आएगा, उसको एग्जामिनर दुआएं देगा, बस मार्क्स नहीं देगा। जब आपके पास मैंने ये बात बताई हुई है कि एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को नहीं लिखना है, उसके लिए किसको लिखना है, सोडियम, किसको लिखना है, बोरोहाइड्राइड को लिखना है। ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमारे पास सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर और जो बड़े कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनके लिए इस्तेमाल होगा। यहाँ इस पेपर के अंदर समझ सर, समझ नहीं आया कि किसके लिए होगा। आप ऐसा करो बेटा, फास्ट क्लास के एंड पे ना आप 2 सेकंड के लिए रुकना। हाँ, आप ना, मैं आपको ना उसकी जो ना फोटो दिखा दूंगा। मैंने ये वाली पूरी बात लिखी हुई है, ठीक है। मैंने ये वाली पूरी बात लिखी हुई है एक जगह नोट्स में, तो मैं आपको दिखा दूंगा इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। हाँ जी बोले। जब आपके पास, अल्लाह अकबर, ये बात अभी आप लोग भी पूछ रहे हैं, ये देखो, ये इससे लिखना है, ये देखो। नहीं लिखना कीटोन में बेटा, ये देखो क्या लिखा हुआ है, नहीं लिखना इसकी। रुकेंगी जरा, मुझे बोलने देंगी। रिड्यूसिंग एजेंट में क्या लिखा हुआ है मैंने, कि सोडियम बोरोहाइड्राइड को आपने सिर्फ कब लिखना है, जब आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन्स हो। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को हम प्रेफर करेंगे जब आपके पास एस्टर्स हो, या फिर एसिड्स हो, या फिर एमाइड्स हो। ठीक है। इसकी तस्वीर मुबारक ले लें भाई, ठीक है। ले लें तस्वीर मुबारक, ले लें, शाबाश, जल्दी। बहुत मुश्किल हो रही है बॉस, जल्दी से इसकी तस्वीर ले लें। ठीक है, फास्ट से बेटा, यहाँ आप भी देख लो और जिसको भी मसला है वो भी देख लें। हाँ जी बोले। अच्छा, आप क्या बोल रही हैं। नहीं पूछेगा एग्जामिनर आपसे, नहीं पूछेगा एग्जामिनर आपसे क्यों यूज नहीं करते, लेकिन ये इसका रीजन मैं बता चुका हूँ। मैंने इसका रीजन बताया था कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। सर कैन यू शो दैट अगेन, ये ले बेटा, ये ले, जल्दी से ले तस्वीर इसकी, शाबाश। ओके, आगे चलते हैं, चलें। देन दे आर सेइंग when ethanol is reacted with NaOH, the product treated with a mineral acid such as dilute sulfuric acid, the following reaction sequence takes place। अल्लाह की बनाओ, एक सेकंड, हाँ। आपके पास वो आपसे कह रहे हैं, जब इथेन डायल को आप हीट रिएक्ट कर रहे हो विद NaOH, द प्रोडक्ट ट्रीटेड विद अ मिनरल एसिड, ठीक है जी। मतलब आपने उसको NaOH से रिएक्ट करा, और फिर आपका जो प्रोडक्ट था उसको हमने मिनरल एसिड से रिएक्ट करा, सच एज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, एंड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। आपके पास फॉलोइंग रिएक्शन हो रहा है। अच्छा, अगर ना आप इस रिएक्शन को देखें, तो ये बहुत अच्छा और आसान पार्ट है, इसमें कुछ भी नहीं है। आपके पास बेसिकली यहाँ पे अगर देखें ना, तो दिस इज योर बेसिकली इथेन डायोल, आप इसको NaOH के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, और आपके पास बेसिकली एक सेकंड रुके हैं। हाँ माशाल्लाह, हमारा प्रोजेक्टर का थोड़ा मसला हो गया यार, एक मिनट। ओके जी, अब मेरी बात सुने।
वन सेकेंड, वन सेकेंड। अच्छा, अब मेरी बात सुने। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मेरी बात सुनो। जब आप इथेन डायल को NaOH के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो आपके पास क्या हो रहा है बताओ। यहाँ पे आपके पास बेसिकली एक Na आके ना, यहाँ सबसे बेसिकली आपके पास क्या हुआ कि हमारे पास जो है ना एक, अगर आप यहाँ गौर करें तो क्या हुआ है हमारे पास। देखे देखे, दोबारा देखे, दोबारा देखें। वो आपसे कह रहे हैं इथेन डायल इज रिएक्टेड विद NaOH एंड द प्रोडक्ट ट्रीटेड विद मिनरल एसिड सच एज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस टेक्स प्लेस। ये आपके पास इथेन डायल है, NaOH के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। आपके पास जो प्रोडक्ट बना हुआ है ना वो ऐसा बना हुआ है। फिर वो आपसे कह रहे हैं कि आपके पास ये जो था ना प्रोडक्ट था, इसको मैंने एक मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट करके एक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। फिर वो आपसे कह रहे हैं व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस ओवरऑल रिएक्शन। अब मैं आपको एक ना बेसिकली छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। जब भी कोई ऐसा रिएक्शन हो ना जिसमें एक आध आयन हो और कुछ एक दो न्यूट्रल कंपाउंड्स मौजूद हो, खामोशी से उसको रीडॉक्स कर दो। ये कौन सा रिएक्शन है? रीडॉक्स रिएक्शन है। जब भी हमें बेसिकली क्या हो कि हमें ऐसे, वैसे तो देखो हर बच्चे को ना यहाँ ना बिल्कुल, यहाँ हर बच्चे को साफ साफ नजर भी, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी है बिल्कुल। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी है। ठीक है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना अगर आपको मैं बताऊं, एक आध आयन मौजूद हो और आपके पास एक आध जो है ना बेसिकली न्यूट्रल सब्सटेंस हो, तो आप उसको अलग अलग फैसला फौरन से कह सकते हैं कि आपके पास ये रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, ऑक्सीडेशन कह रहे हैं। अगर आप इस केएमएस को देखेंगे ना बेटा, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो रहे हैं। ठीक है। आपके पास जो पहला स्टेप है ना बेटा, पहले स्टेप के अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे स्टेप के अंदर रिडक्शन हो रहा है। तो ये आपके पास एक रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। ठीक है। हाँ जी, पूछे पूछे पूछे। 6 दफा बता चुका हूँ। 7 दफा बताया था। अगर एक आध आइन नजर आए और एक आध आपको न्यूट्रल सब्सटेंस नजर आए, तो आप क्या बोलेंगे कि ये क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है। न्यूट्रल मतलब इस तरह का जिसमें जीरो लगा हुआ, ऊपर देखो कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना, तो ये न्यूट्रल हो गया। ठीक है। देन देयर सेइंग एन आइसोमर ऑफ इथेन डायल exists with which reacts with sodium metal to give hydrogen, suggest the display formula of the isomer। एक ऐसा आइसोमर है जो कि बेसिकली रिएक्ट करके क्या कर रहा है आपके पास, हमारे पास। अच्छा देखो, ये वाला पार्ट ना 2 नंबर का था, आई अंडरस्टैंड, ये आप लोगों से गलत होना बनता था बिकॉज ये ना थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट है, हम लोगों ने ऐसे पढ़ा हुआ भी नहीं होता। हम लोगों ने ऐसे पढ़ा हुआ भी नहीं होता। अगर मैं इथेन डायल पे आऊं, मैं इथेन डायल को कॉपी करता हूँ, इथेन डायल को, शाबाश। अब अगर इथेन डायल की थोड़ी सी बात करते हैं ना बेटा, तो हमारे पास इसमें बेसिकली दो कार्बन है, दो दो कार्बन है इसमें हमारे पास। ठीक है। दो ऑक्सीजन है एंड दो हाइड्रोजन है। ठीक है। अब ना मैं एक तरफ कह रहा हूँ कि सर मेरे दिमाग में ना ये है ही नहीं, ये कंपाउंड क्या है, राइट। मैं अपने दिमाग में ना एक नॉर्मल कंपाउंड बनाना चाह रहा हूँ। मैं बोलूंगा सर दो कार्बन है ना। और मेरे पास ना यहाँ पे उन्होंने मुझे ना एक बात बताई भी है कि बेसिकली ये एक आपके पास क्या कर रहा है, सोडियम मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। सोडियम मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस कौन रिलीज करता है बताओ? अल्कोहल रिलीज करता है या कार्बोक्सिलिक एसिड? यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड अगर मैं बनाऊंगा तो मेरे पास एक कार्बन तो रह ही जाएगा, बिकॉज अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने पे आते हैं, मतलब आपके पास ना फिर सिर्फ कुछ भी नहीं बचेगा। देखो, ये देखो, अगर आप कार्बोक्सिल बनाने आ रहे हो ना, तो आपके पास क्या हो रहा है कि इस यहाँ पे कुछ दो सिस्टम लगाने पड़ जाएंगे हमें, राइट। तो इसका तो सीन ऑफ है। हाउ एवर अगर मैं एक अल्कोहल बनाने पे आता हूँ, यहाँ OH लगाओ, यहाँ OH लगाओ। ठीक है। मेरे सब चीजें इस्तेमाल हो गई, राइट, ऐसा ही है। अब यहाँ पे बैलेंस करने के लिए, मतलब ताकि पूरा सिस्टम हो जाए, तो मैं यहाँ डबल ट्रिपल बॉन्ड लगा दूंगा। तो ये अलग अलग फैसला आपके पास बेसिकली जो है ना, एक आपके पास ये हमारे पास जो कंपाउंड है ना, ये इथाइन वाला इसकी बेस है, और यहाँ पे हमारे पास एक डायल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है। तो ये पार्ट थोड़ा डिफरेंट था, आई अंडरस्टैंड कि चलो इसमें तो मार्क्स कटना जायज थे। सिर्फ एक यही वाला पार्ट था और तो कुछ ऐसा था नहीं इसमें। मुझे बेसिकली अल्कोहल की, मुझे ना ये वाली जो बात थी ना कि सोडियम मिल्क से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है, मैं उस पर ये सोच रहा था कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। लेकिन बात सारी ये है कि मैं कार्बोक्सिलिक को कैसे बैलेंस करूंगा। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को बैलेंस करेंगे, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे, यहाँ आपको बेसिकली ट्रिपल बॉन्ड लगाना पॉसिबल ही नहीं है आपके लिए। वाई? बिकॉज फिर कार्बन के देखो, 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड हो जाएंगे, राइट। यहाँ पे आप मेरी बात सुने, यहाँ पे आप डबल बॉन्ड भी नहीं लगा सकते, यहाँ पे बस ये कर दिया, खत्म हो गई बात, और कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। बोले बोले। इसमें बीच में आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और दो अल्कोहल ग्रुप्स हैं बस।
हाँ, बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और आपके पास दो अल्कोहल ग्रुप्स है, बस। ठीक है जी, नेवर माइंड, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। ये एक हमारे पास अच्छा पार्ट है, इसको भी देख लो जल्दी से। ये आपके पास जो है ना, अच्छा इसमें बच्चों ने क्या क्या लिखा है, दो चार बच्चों ने लिख दिया वो जो है ना, क्या नाम है, रिजिड स्फीयर है और ना स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है। यहाँ आपसे वो बेसिक बात कर रहे हैं कि आपने अजम्पशन बतानी है काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी की, कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है, आपने सिर्फ यहाँ पे दो अजम्पशन आएंगी। एक, कि देयर आर नो आईएमएफ, आईएमएफ का मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। और दूसरी बात मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास कोलिजन आर परफेक्टली इलास्टिक, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल कंपेरेटिव टू टोटल गैस वॉल्यूम। जो पूरे कंटेनर का वॉल्यूम है ना, आपने सर आप जो कह रही हैं कि हम देखिए परफेक्टली इलास्टिक, अच्छा आपने ये बात कह सकती हैं कि आपके पास जो है ना परफेक्ट, क्या नाम है उसका, कि आपके पास ना वो है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। लेकिन ये जो स्फीयर वाली बात है ना बेटा, वो मैं ये नहीं कह रहा कि वो आइडियल गैस का पॉइंट नहीं है, लेकिन वो मेरा मेन पॉइंट नहीं है। मेरे मेन सिर्फ तीन पॉइंट्स हैं जहां पे ना रियल गैस और आइडियल गैस एक दूसरे से डिफर करती हैं। हाँ, आप क्या पूछ रहे हैं? टोटल वॉल्यूम ऑफ, बिल्कुल सही लिखा है, कोई मसला नहीं है। हाँ जी, पूछे पूछे, आप क्या कह रही हैं, पूछे पूछे, पूछे क्या हुआ, कुछ पूछना है? ओके जी, चले जी। देन दे आर सेइंग स्टेट टू कंडीशंस, स्टेट टू कंडीशन अंडर विच द बिहेवियर ऑफ अ रियल गैस अप्रोचेस दैट ऑफ एन आइडियल गैस। ये कौन सी आपके पास कंडीशन है, ये भी हमने नोट्स में लिखी हुई है। हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, ठीक है। अब ये वाला एक पूरा पोर्शन है, मेरी बात सुने, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम टेलिंग यू कि ये अगर आ गया ना, या तो ये पेपर 2 में आएगा या तो ये पेपर 1 में आएगा, तो इसको जरा सुने। वो आपसे कह रहे हैं प्लेस द फॉलोइंग गैस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आइडियल बिहेवियर। ये सवाल देख के बच्चे कहते हैं, ये सर ये तो आपने बताया ही नहीं कि कौन सी गैस आइडियल होगी कौन सी गैस वो होगी। थोड़ा सा अगर दिमाग इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिक बात समझ आएगी। सबसे पहले अमोनिया को देखो, NH3, मुझे बताएं यहाँ कौन सी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, कहना है से इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यस और नो? फिर मुझे बताओ नियॉन, नियॉन सारे भाई अकेला एटम, इसके पास तो बहुत ज्यादा वीक आईएमएफ होंगी, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी। नाइट्रोजन N2 है, मॉलिक्यूल है। अब आप मुझे खुद बताओ ज्यादा स्ट्रॉन्गर आईएमएफ किसके अंदर होंगी? ये दोनों, मेरी बात सुने, ये दोनों आपके पास बेसिकली ना, नहीं नहीं नहीं, पहले मैं इनकी बात कर रहा हूँ। ये दोनों आपके पास क्या है? नाइट्रोजन में नहीं होंगी बेटा। नियॉन आपके पास एक सिंगल एटम है, आइडियल गैस है, मतलब नियॉन बेसिकली सारे क्या है, एक मिनट रुकेंगी, मेरी बात सुने। आपके पास नियॉन जो है ना, वो इसका एक सिंगल एटम है, ऐसा ही है। आपके पास ये ग्रुप 8 ग्रुप जो है ना, ग्रुप 18 की गैस है, दैट्स इट। और हाइड्रोजन की बात करूं, ये डायटोमिक फेज में होता है हमेशा। ऑफ कोर्स जब दो एटम्स होंगे तो आप मुझे खुद बताएं, कैन आई से नाइट्रोजन के अंदर स्ट्रॉन्गर आईएमएफ होंगी? हाउएवर अगर आप इसकी बात करेंगे ना नियॉन की, तो नियॉन का सिंगल एटम है, उसमें स्ट्रॉन्गर आईएमएफ नहीं होंगी। और सबसे ज्यादा आपके पास जो है ना बेसिकली स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के अंदर होंगी। हम बोलेंगे कि हमारे पास अमोनिया के अंदर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। मैं अब सबसे पहले यहाँ पे मेंशन ये करूंगा कि आपके पास जो नियॉन है, सबसे ज्यादा मोस्ट आइडियल गैस वो होगी, देन नाइट्रोजन, एंड देन वी हैव अमोनिया। इससे बेटा एक नंबर मिल जाएगा। 3 नंबर का ये सवाल है, फिर आपने लिखनी है कि हमारे पास जो अमोनिया है इज लीस्ट आइडियल। वाई? बिकॉज इट हैज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मीन्स स्ट्रॉन्गेस्ट इंटर आईएमएफ, स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। जब आपके पास देखो आइडियल गैस का आप ऊपर पॉइंट पढ़कर आए हो कि एक गैस आइडियल कब होगी, जब आपके पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या हो, कम हो। जब आपके पास क्या हो, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ना हो बेसिकली ना। तो अगर आप देखेंगे ना अमोनिया को, तो अमोनिया में आपके पास स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, तो आपके पास लीस्ट आइडियल होगी। फिर हम ये बोलेंगे कि देखें, एंड बोथ नियॉन एंड नाइट्रोजन वुड हैव सिंपल, मैं जो है ना आइडिया लिख रहा हूँ, आपने पूरा लिखना है, इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस डायपोल, सिंपल आइडिया फोर्सेस, ठीक है, सिंपल आइडिया फोर्सेस। सो बट एज नियॉन
is monatomic, so would be most ideal. ठीक है, अल्लाह अल्लाह खैर सला, कोई टेंशन परेशानी का मसला। वो सिंगल आइटम है, और अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो वो डायटोमिक है। डायटोमिक ऑफ कोर्स ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर आइडेंटिटी फोर्सेस होंगी। नियॉन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन में से आपके पास स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किसके अंदर होंगी? नाइट्रोजन के अंदर होंगी। ठीक है जी, इसको देखें। अब मैं देखता हूँ आप लोग क्या कह रहे हैं। आप कह रहे हैं सर नियॉन में जीरो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। नहीं बेटा, जीरो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हम नहीं कह सकते, मतलब ये बहुत ज्यादा वो हो जाएगा। क्या बात है बेटा, क्या बात है। ठीक है जी, सबको बात समझ आ रही है? कोई टेंशन की परेशानी का मसला, आगे चलो, यस और नो? ओके बेटा, फेब मार्च वाला पेपर कल करेंगे, फेब मार्च वाला पेपर करेंगे, और वो भी करेंगे, क्या नाम है उसका, व्हाट डू यू से, गैस पेपर भी करेंगे। बाकी ठीक है, ऑर्गेनिक की बात करते हैं क्लास के एंड में, देखते हैं इंशाल्लाह। देन दे सेइंग बाय यूजिंग काइनेटिक मोलिकुलर मेटेलिक स्पिन व्हाइल लिक्विड इवेंचुअली बिकम्स अ गैस। ये मैंने ना 2 नंबर फ्री के लिए है। क्या होगा? टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, पार्टिकल्स विल गेन काइनेटिक, पार्टिकल विल गेन काइनेटिक एनर्जी। जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, पार्टिकल्स क्या करेंगे? काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे। एंड फिर आपने क्या बात बोलनी है कि देयर intermolecular forces, IMFs, will be overcome and they will change state to liquid. That's it. 2-3 बातें लिखनी है और कुछ भी नहीं करना, इजी सीन है इसका। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ई पे आते हैं। फिर वो आपसे क्या कह रहे हैं? सर इनऑर्गेनिक का कुछ करें, करेंगे बेटा, इनऑर्गेनिक का कुछ करेंगे, उसके लिए भी मस्त प्लान बनाते हैं इंशाल्लाह। जैसे इथेन, CH3 and fluoromethane are isoelectric. That is, they have same total number of electrons in their molecules. क्या करते हैं? total number of electrons in one molecule of CH3F। मतलब इससे आसान क्या है? इसमें ना इन्होंने 190 लिख दिया, इलेक्ट्रॉन्स 90। कार्बन में आपके पास बेसिकली कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बताएं? 6 होते हैं। 3 हाइड्रोजन से कितने हो गए बेटा? 3 हो गए। फ्लोरीन में 9 होते हैं। सर ये सॉल्व PDF आप ग्रुप पर सेंड कर देंगे? बेटा आप कहेंगे तो कर देंगे, ठीक है, वरना प्लान तो नहीं था। अरे मजाक कर रहा हूँ, बिल्कुल कर दूंगा यार। ये करो, टोटल करो, कितने हो रहे हैं? क्या बात है, क्या बात है। एक सवाल सही हो गया पूरे पेपर में, ऐसे बोलनी, अल्लाह अकबर। अच्छा जी, जी जी बिल्कुल बेटा, शेयर कर दूंगा, क्यों नहीं करूंगा। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज टू कंपाउंड्स आर गिवन बिलो। ठीक है जी, सजेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द फॉलोइंग। द क्लोज सिमिलैरिटी ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट टू द टू कंपाउंड्स। अच्छा, अपना इसमें रॉकेट साइंस कुछ है नहीं। मुझे पहले बताएं, क्या ये दोनों कंपाउंड सिंपल कोवलेंट कंपाउंड है? यस और नो? क्या आपको ये कोवलेंट कंपाउंड लग रहे हैं, या ये आपको आयनिक कंपाउंड लग रहे हैं? कोवलेंट कंपाउंड है, इनके अंदर सिंपल कोवलेंट बॉन्डिंग है, ऐसा ही है ना बेटा? तो अगर इनका आपके पास आपको नजर आ रहा है कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट सिमिलर है, इसका मतलब क्या मतलब है? कि इनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी क्या होंगी? काइंड ऑफ सिमिलर होंगी। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होगी। हम यहाँ बोलेंगे कि देखिए सर, आपके पास बॉइलिंग पॉइंट, अगर आपके पास हम ये कह रहे हैं ना, सर बोथ हैव इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अच्छा, मैं ना इस वाली बात को ना जो है ना नीचे वाले पार्ट के बाद आंसर करता हूँ, ओके? बिल्कुल बिल्कुल, हम कहेंगे द क्लोज सिमिलरिटी ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज टू कंपाउंड। हम बोलेंगे बिकॉज both have similar van der Waal forces। दोनों, ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का भाई है, ये एक ही बात है। आप इंटरमोलिकुलर फोर्स की जगह वैन डर वाल फोर्सेस भी लिख सकते हैं, ठीक है, IMF भी लिख सकते हैं। जहां तक बात है कि नीचे वाली बात की, आईडीआईडी फोर्सेस ना लिखे ना, आईडीआईडी फोर्स ना लिखे, क्योंकि ना यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे आपको पता है क्या नजर आ रहा है? यहाँ पे आपको फ्लोरीन नजर आ रहा है। मुझे बताओ, फ्लोरीन के होने की वजह से यहाँ नेगेटिव डायपोल, यहाँ पॉजिटिव डायपोल होगा कि नहीं होगा? यस और नो? तो आपके पास ऊपर वाले कंपाउंड के अंदर सिर्फ आईडीआईडी है,
नीचे वाले के अंदर थोड़ी सी पीडी पीडी है। तभी मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, अगर नीचे वाले पार्ट पे वो आपसे क्या कह रहे हैं कि स्लाइडली हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ CH3F का क्यों है, बिकॉज इट हैज पीडी पीडी फोर्सेस एज वेल। देखो बेटा, अगर आप पहले वाले कंपाउंड पे आओ ना, तो वो तो बेसिक चेन है, उसके अंदर तो सिर्फ आईडी आईडी होंगी। और नीचे वाले में आपके पास आईडी आईडी प्लस पीडी पीडी होंगी। करेक्ट। कोई टेंशन की परेशानी का मसला। शाबाश, आगे चले आगे चले। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे अगर आते हैं ना, सर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। नहीं बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए आपके पास ना इलेक्ट्रो डेफिशिएंट हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है। मतलब कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन तीनों में से ना किसी एक ने एक हाइड्रोजन के साथ ना बॉन्ड हो, ताकि आपके पास एक इलेक्ट्रो डेफिशिएंट हाइड्रोजन हो और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो। बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता कब है, जब आपके पास डायरेक्ट अट्रैक्शन हो बिटवीन इलेक्ट्रो डेफिशिएंट हाइड्रोजन एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। बट सर वैंडरवाल फोर्स में नहीं, नहीं नहीं आता। वैंडरवाल फोर्सेस के अंदर आपके पास सिंपल बेसिक आईडीआईडी फोर्सेस इंक्लूड होंगी। या आप बेसिकली वैंडरवाल फोर्सेस जो है ना, अगर अगर टेक्निकली देखो, अगर हम ब्रॉडर टर्म पे बात करें ना, तो वैंडरवाल फोर्सेस का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो उसके अंदर टेक्निकली आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ऐड कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं, लाइक वो उस अगर बड़े अम्ब्रेला की बात करें तो उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, नेवर माइंड, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन पे आते हैं। देयर सेइंग एलिमेंट्स इन द सेम पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये मैं इतना लंबा नहीं पढ़ रहा। ठीक है, इसको पढ़ लो। या चले इसको देखें, वो पढ़ लेता हूँ, खैर है। एलिमेंट इन द सेम पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल शोस ट्रेंड इन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। That shows similar chemical and physical properties. The grid on this page and on the opposite page refers to the elements of the third period। मतलब कि आपके पास थर्ड पीरियड तक के पास एलिमेंट्स है, सोडियम से लेके क्लोरीन तक के। देन देयर सेइंग ऑन ऑन ईच ऑफ दीज ग्रिड्स आपने क्लियर स्केच बनाना है वेरिएशन का, ये वो फलाडम का है ना। तो पहला आपके पास एटॉमिक रेडियस क्या है। अब एटॉमिक रेडियस में पता नहीं क्या बनाया है, कभी एटॉमिक रेडियस का ग्रिड देखा नहीं है, या कभी इसका ग्राफ देखा नहीं है। बॉस, एक बच्चे ने ये बनाया हुआ था, एक बच्चे ने ये बनाया हुआ था, एक बच्चे ने माशाल्लाह एक्सपोनेंशियल कर्व बनाया हुआ है। मतलब टॉप के स्टूडेंट्स हैं सारे, मेरे पास ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस साल के ना, टॉप की जो क्रीम है। देखो बेटा, आपके पास अगर ना आपने स्ट्रेट लाइन बनाई होती ना इस तरह की, तो मैं यकीन माने मुझे दुख नहीं होता। हालांकि स्ट्रेट लाइन बनेगी नहीं। होता क्या है, मैं अगर आपको बताऊं, आपके पास ना जो अटोमिक रेडियस है वो इस तरीके से डिक्रीज करेगा। लाइक पहले आप डिक्रीज करते करते एल्यूमिनियम पे आओगे, फिर एल्यूमिनियम से नीचे जब आप आते हैं ना, तो आपके पास ज्यादा डिक्रीज करेगा। ठीक है, ज्यादा डिक्रीज करेगा, एंड फिर सल्फर के बाद थोड़ा सा लाइक इस तरह से इसका कर्व बनेगा। अभी आ रहे हैं, उस पर भी आ रहे हैं, उस पर भी आ रहे हैं। ठीक है, तो ये एटॉमिक रेडियस से आपके पास ऐसा ऐसा बनेगा। अगर आपने सिंपल लाइन बनाई ना, तो मैंने आपकी मार्क्स कट नहीं करे हैं। ठीक है, वो बात सेंसिबल है। आपने तो पता नहीं क्या बनाया है। इन्होंने तो सिंपल लाइन बहुत बुरी सी बनाई है, मुझे देख के अच्छी नहीं लगी, तो मैंने अच्छा मैं इसको देखता हूँ, इंशाल्लाह आपके आंसर को देखता हूँ। नेवर माइंड। हम कहते हैं कि देखिए हमारे पास, हम बोलेंगे कि एज वी गो फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन, proton number will increase, so nuclear charge will increase। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज विल इंक्रीज वाली जो बात है ना, इसके सारे पैसे हैं बेटा। न्यूक्लियर चार्ज विल इंक्रीज वाली बात के सारे पैसे हैं, इस पे आपको सारे नंबर मिलेंगे। न्यूक्लियर चार्ज विल इंक्रीज एंड एज शील्डिंग इफेक्ट remains roughly the same, and electrons as electrons are added in same shell, बिकॉज अगर आप देखें थर्ड पीरियड के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स के पास 3 शेल्स होंगे। सो एटॉमिक रेडियस विल डिक्रीज। ठीक है बेटा, कोई टेंशन कोई परेशानी कोई मसला।
पहली लाइन लिखी हुई है कि एज वी गो फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन प्रोटॉन नंबर विल इंक्रीज सो न्यूक्लियर चार्ज विल इंक्रीज एंड एज शील्डिंग इफेक्ट रिमेन्स रफली द सेम। तो आपके पास क्या होगा कि एंड क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रॉन आप सेम शेल में ऐड कर रहे हैं बिकॉज थर्ड शेल है, थर्ड पीरियड है, तो आपके पास क्या होगा, एटॉमिक रेडियस विल डिक्रीज। ठीक है जी, नेक्स्ट वाले पार्ट पे आते हैं। किसका थोड़ा सा रह गया हो तो टेंशन ना ले, मैं भेज दूंगा। बाकी मेल्टिंग पॉइंट का ग्राफ तो बेटा आप लोग को बहुत ज्यादा अच्छे से आना चाहिए। बोले बोले बोले। यहाँ आने जी आप ही थी, हाँ बिल्कुल, कि एक दो बच्चों ने ना आने की रेडियस की भी बात की है। यहाँ तो आने की बात ही नहीं करनी, देखो वो क्या लिखा भाई। वैसे वैसे बात पेपर के बाद, पेपर के अभी डिस्कशन के बाद, अभी अभी मैं इस पे देख रहा हूँ। आपको जब पेपर के बाद बताता हूँ। बेसिकली अगर हम आयनिक की भी बात करें ना तो अक्रॉस द पेज, चाहे आपके पास आयनिक रेडियस हो या कैटायनिक रेडियस हो, दोनों डिक्रीज ही करते हैं। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट पे आते हैं। मेल्टिंग पॉइंट का ग्राफ सब बच्चे याद कर लें। देखो बेटा, पहले सोडियम, फिर मैग्नीशियम। अगेन ये वाला जो पेपर है पुराना पेपर है, काफी पुराना पेपर है। ठीक है, ये मेरे जमाने का पेपर है, तो इसीलिए जो है ना, वैसे नहीं मेरे जमाने का नहीं है भाई, मुझसे बहुत पुराना है ये। ठीक है, मैंने भी तो इसलिए ना इसमें आपके पास ना मार्टिन सी में ऐसा बना हुआ है ग्राफ, लेकिन अब ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, जो मैं ग्राफ बना रहा हूँ उसको बनाए, सोडियम मैग्नीशियम, फिर आपके पास ना हल्का सा जंप आएगा इस तरह का, देखें देखें देखें, सोडियम मैग्नीशियम, फिर हल्का सा जंप आएगा एल्यूमिनियम का, सेटिंग बाहर करो इनको, फिर फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर। एक बच्चे ने सल्फर इतना टक्कर में बना दिया इतना ऊपर, हालांकि कोई सेंस ही नहीं है, सल्फर ये इतना आएगा, एंड देन क्लोरीन नीचे। तो बेटा गलत बन गया है ना। मिस्टेक से भी मिस्टेक कैसे हो गई आपसे? मिस्टेक से भी मिस्टेक नहीं करनी बेटा। आपका तो पूरा पेपर ही मिस्टेक है बेटा। सर अगर ये ग्राफ की स्टार्टिंग पॉइंट से थोड़ा करीब से स्टार्ट कर लें। नहीं ना, ऐसे ना करें ना बेटा, ऐसे ना करें आप। अगर बेटा आप इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट से, तो इसका मतलब क्या है कि सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट कम है बेटा। हालांकि सोडियम तो आपके पास मेटल है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसे कम होगा? ठीक है सर, ये ड्रॉप वन एंड ड्रॉप टू वाला कॉन्सेप्ट, ड्रॉप वन बेसिकली वाला कॉन्सेप्ट ऐसा होता है बिकॉज अगर आप जो है ना मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम में जाते हैं, जब आप सोडियम से मैग्नीशियम में जाते हैं, तो आपके पास बेसिकली क्या होता है कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होता है, तो आपके पास डबल इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं, CO लोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स। हाउएवर एल्यूमिनियम वाले केस में 2 से आप 3 पे जाते हो, सिर्फ 50% का इंक्रीज होता है। एंड अगर ये सेकंड की बात करें, अच्छा मैं इसका आंसर लिखता हूँ, ऐसा लिखें फिर सारी बात समझ आएगी। हम ये बोलेंगे कि देखिए सर, सोडियम magnesium aluminium will have high melting point because they have metallic bonding, and silicon will have highest melting point because it's a giant covalent compound. And then phosphorus sulfur लिख सकते हैं, चल जाएगा। जाइंट कोवलेंट कंपाउंड लिख दे, जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर लिख दे, अगर जाइंट मोलिकुलर स्ट्रक्चर लिख दे। हाँ आप क्या कह रही है बेटा? उधर प्रोजेक्टर इधर करो इनकी तरफ। ठीक है, अच्छा जी। एंड हम बोलेंगे कि फास्फोरस सल्फर एंड क्लोरीन विल हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। व्हाई? बिकॉज दे हैव वीक IMF, सो या बिकॉज दे हैव वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, बस वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है जी, ये भी हो गया। सी पे आते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करेंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपके पास सोडियम की है, फिर मैग्नीशियम की है, फिर एल्यूमिनियम की है। एल्यूमिनियम से डायरेक्ट जंप आता है बेटा आपके पास सिलिकॉन का। सिलिकॉन की कम है,
और सिलिकॉन के बाद ना आपके पास ये ग्राफ ऐसे बनेगा, हल्की सी इस तरह की लाइन बस। उसका रीजन क्या है कि सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम आपके पास आयनिक कंपाउंड है, दे हैव फ्री डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। सिलिकॉन एक एक जो है ना बेसिकली सेमी मतलब आपके पास कह रहे हैं मेटलॉइड है। तो वो आपके पास है ना सिर्फ तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है जब उसके अंदर आप क्रायोलाइट को ऐड करते हो। एंड देन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते ही नहीं है, राइट। इसमें हम बोल देंगे कि देखें सोडियम मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, या आप ऐसे बोल देंगे देखें एज वी गो from sodium to magnesium and to aluminium। नहीं नहीं बेटा, जीरो पे नहीं होगा। इतने भी बुरे मतलब जीरो पे आप टेक्निकली बात करें ना, कॉन्सेप्चुअल एतबार से आप कह सकते हैं कि ये लाइन सर यहाँ होनी चाहिए थी, बट ऐसी होती नहीं है। ठीक है, थोड़ी सी ऊपर होती है। वी हैव इंक्रीजिंग नंबर ऑफ outer shell electrons, so electrical conductivity increases। नहीं बेटा, जो सेमीकंडक्टर होता है ना, जो सेमीकंडक्टर कह रहा हूँ, जो टेलॉइड है सिलिकॉन, उसकी अगर बात करें ना तो मैं लिखता हूँ, आप देखें। एंड सिलिकॉन इज अ सेमी कंडक्टर एंड इट conducts electricity only when an impurity is added, and phosphorus sulfur and chlorine, they do not conduct electricity as they are simple covalent compounds। बेटा अगर बाकी सब कोई नहीं लिखते ना सिलिकॉन के बारे में तो उनके मार्क्स कट जाते, आपके नहीं कटेंगे बस। ठीक है, चले आगे चलते हैं। नेवर माइंड, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, शाबाश शाबाश। बेटा आगे खानदानी क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, मतलब कि बहुत ज्यादा। अच्छा चलो, एंड में अभी कोई बच्चा लीव ना करे, मेरी कहानी सुन के जाए, मैं क्या पता ऑर्गेनिक का सोच लूँ कुछ। मैं रास्ते में सोच के तो नहीं आया, लेकिन मेरा आप लोग के मॉक के रिजल्ट देख के ऐसा मेरा ख्याल बन रहा है कि या तो जो है ना मतलब ऑर्गेनिक का मैं कुछ प्लान कर लूँ, वरना ऐसा ना हो कि सब रीटेक पे बैठे हो। तो जो है ना, जी जी बेटा, हालात ऐसी हैं, डीई पे रीटेक ही है और क्या है। डीई पे रीटेक ही है, अल्लाह माफ फरमाए। वह मुझे आपका मैसेज आया कि किसी बच्चे का कि सर मेरा बी आया है, बी वाले को चलो मैं बोलूंगा हाँ ठीक है खैर है, आओ बैठो ए टू क्लास में। किसी बच्चे का मैसेज आया, सी आया, डी आया, ई आया ना, तो मैं एडमिन को बोल दूंगा हाँ भाई इनको ब्लॉक मारो, हम नहीं जानते इनको। तो बेटा आप लोग तो अल्लाह माफ फरमाए पूरा साल हो गया पढ़ ही नहीं है, अब मजा आएगा वाकई। 18 तारीख को पेपर खोलेंगे हैं। याद मॉक में क्या किया था आपने, याद है? मॉक छोड़ के जा रही थी कि मैंने नहीं पढ़ी, हल्दी दे रही है, वहां ऐसे करेंगे। आजा चले, ओके। हुजैफा सर, हुजैफा आप तो बेटा मेरे दिल के इतने करीब है ना। बैकग्राउंड म्यूजिक की आवाज आ रही। अच्छा चले, ओके ओके, नेवर माइंड। दे आर सेइंग क्लास खत्म ही नहीं हो रही, बस ये 10-15 मिनट में खत्म हो रही है, बस ये देखो खत्म। ये रहा, इतना सा पार्ट रह गया है बस। ये बहुत खानदानी क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक को देखें काबिश। दे आर सेइंग द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सम ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ द एलिमेंट्स सोडियम टू सल्फर आर गिवन इन द टेबल। आपको यहाँ नजर आ रहा है, वो आपसे कह रहे हैं व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज ब्रोकन व्हेन। अच्छा अब ना यहाँ मेरी बात सुने, बहुत गौर से सुने, वो आपसे कह रहे हैं व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज ब्रोकन व्हेन ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मेल्टेड। जब आप Na2O को ब्रेक करेंगे तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा? आयनिक बॉन्ड टूटेगा, राइट। SiO2 को तोड़ेंगे तो क्या होगा? जाइंट कोवलेंट टूटेगा। सिलिकॉन ऑक्साइड में क्या है? ऐसे क्यों देख रहे हो भाई? जाइंट को आप बेसिकली जाइंट कोवलेंट लिखे भाई, जाइंट कोवलेंट लिखे। मैंने कोवलेंट पे मार्क्स मिलेंगे, मिल जाएंगे, लेकिन जाइंट कोवलेंट लिखो भाई। कोवलेंट
फिर अच्छा मुझे बताओ, P4O6 को जब आप तोड़ेंगे तो क्या होगा, या मेल्ट करेंगे, तो आपने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ओवरकम करना है। इसमें बहुत सारे बच्चों ने सिंपल कोवलेंट कंपाउंड लिख दिया। बेटा मेरी बात सुने, वहां से कह रहे हैं कि कौन से बॉन्ड को मैं ब्रेक करूंगा, तो P4O6 क्या है, सिंपल कोवलेंट कंपाउंड है, तो इसको जब आप मेल्ट करेंगे तो क्या होगा बेटा, आप इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ओवरकम करेंगे, दैट्स इट। ठीक है जी। देन दे आर सेइंग आइडेंटिफाई वन ऑफ द सिक्स ऑक्साइड्स दैट हैज नो रिएक्शन विद वाटर। कौन है भाई वो? अच्छा अगर आप ना Al2O3 की बात करें, वो उसकी भी पॉसिबिलिटी है, SiO2 की भी पॉसिबिलिटी, दोनों ले सकते हैं। ठीक है, कोई टेंशन ना ले, मैं SiO2 लिख रहा हूँ, एंड Al2O3 भी, दोनों ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है जी, कोई टेंशन की परेशानी, कोई मसला। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको जल्दी से देके चलेंगे। टाइम क्या हो रहा है, 7:15 हो गए, नेवर माइंड, जल्दी से आते हैं। दे सेइंग द कंपाउंड ट्रांस 4 हाइड्रोक्सी 2 नॉनिल जो भी है इज thought to lead to infections of the lung when cigarettes are smoked। ठीक है, सिगरेट की स्मोकिंग में सेटिंग है इसकी। ठीक है जी। व्हाट इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड? एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाना बहुत आसान है। एक कार्बन, ये इसको ड्रॉ करें शाबाश, 1 2 3 4। अगर आप काउंट करें यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन है, 9 कार्बन है। ठीक है। एंड हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 16। हाँ 16 16 16, ओ नाइस। एंड ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन 2 है। तो ये आपके पास सिंपल मोलिकुलर फॉर्मूला है। क्या मैं इसको सिंपलीफाई कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, राइट। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। ओके जी। Important। अच्छा जी, इसको देखें, HNE contains an alkene group, name as fully as you can two other functional groups। यहाँ पे ना उन्होंने लिखा हुआ है as fully as you can। ये as fully as you can का क्या मतलब है बताओ भाई? इसका मतलब क्या है कि आपने प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना है। इस कंपाउंड में देखें, कुछ बच्चों ने अल्कोहल लिखा है, उनका एक मार्क कटा है, बिकॉज ये सेकेंडरी अल्कोहल है। ये स्पेसिफिक मैं नहीं हो रहा है, एग्जामिनर हो रहा है स्पेसिफिक भाई। एज फुली एज यू कैन लिख दिया, तो मैं क्या करूं भाई, सेकेंडरी अल्कोहल। अच्छा यहाँ हाइड्रोक्सी नहीं, अच्छा सेकंड, आप ना सेकेंडरी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट था, जैसे सेकेंडरी लिखा उसके एक नंबर कट गए, और यहाँ पे बेसिकली आपके पास एल्डिहाइड लिखेंगे हम, अल्कोहल पे एक नंबर कट जाएगा। इसके 3 नंबर, इसके इसके 2 नंबर है, इसके 2 नंबर है, और इसका 1 नंबर है। इसके 2 है, इसका 1 है, इसका 1 है, इसका 1 है, 5 नंबर है ना बेटा। बेटा मैं क्या करूं सेटिंग, मेरे जो है ना, मैंने नहीं बनाया पेपर ये, बस बल्कि बनाया मैंने ये पेपर, लेकिन ये क्वेश्चंस तो पास पेपर के हैं। ठीक है। देन दे सेइंग हाउ वुड यू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ एल्कीन्स, तो ये तो बहुत आसान था, एक्वस ब्रोमीन, और आपके पास क्या लिखेंगे हम लोग, डीकलराइज बोल देंगे। हाँ लिख सकते हैं, ऑरेंज ब्राउन या रेड ब्राउन, ऑरेंज रेड ब्राउन ना लिखे, पिंक लिख दें, वो कौन गया पिंक वाला लड़का। अच्छा जी, आप ऑरेंज ब्राउन या रेड ब्राउन तो कलर ले सकते हैं, लेकिन डीकलराइज भी लिख देंगे तभी चल जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ज्यादा स्पेसिफिक, नेवर माइंड। ठीक है जी। लास्ट पार्ट पे आते हैं, ये बहुत खानदानी क्वेश्चन आ गए, 2 3 बस। HEN is a reactive compound, give the structural formula of all the carbon containing compounds formed in each case when HNE is reacted separately with the following reagents। जब आप इनको रिएक्ट कराएंगे, अब आप जब HNE को रिएक्ट करा रहे हैं विद हॉट कॉन्सेंट्रेटेड मैग्नेट आयंस इन एसिडिक सॉल्यूशन। अब आपको मैं मजे की बात बताऊं, ये क्वेश्चन ये 2008 या 9 या 7 का पेपर है कोई ना, इससे मैंने जो क्वेश्चन पिक करा था, और यकीन माने इस तरह का ही सिमिलर पार्ट ना 2025 में आया है, 25 में या उसमें। तो यकीन माने ये जो है ना, अल्लाह खैर करे, गेस्ट पेपर भी हमारा लग जाए। बेटा पेपर सारे होते खानदानी है, बंदा भी बस खानदानी हो पेपर करने वाला। बेटा पढ़ाने वाला तो बहुत खानदानी है बेटा। चलो HNE की बात करते हैं। अगर वो आपसे कह रहे हैं कि हम इसको रिएक्ट करेंगे विद हॉट कॉन्सेंट्रेटेड
मैग्नेटाइंस। अब ये हॉट कॉन्सेंट्रेटेड मैग्नेटाइंस की क्या सीन है बताएं, ये कौन सा रिएक्शन है? हॉट कॉन्सेंट्रेटेड मैग्नेटाइंस वाला कौन सा रिएक्शन है? And such the carbon dioxide, H2O और वो सब जो बनते हैं। अब मेरी बात सुने, यहाँ ना, यहाँ मेरी बात सुने। सबसे पहली बात ना, ये आपके पास ये हॉट कॉन्सेंट्रेटेड मैग्नेट आयंस वाला जो रिएक्शन है ना, ये मुझे बेसिकली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन वाला पार्ट लग रहा है। ठीक है, जो कि मेरे पास कौन सा रिएक्शन होता है, बेसिकली एल्कीन्स वाला पार्ट होता है, राइट। अब अगर आप यहाँ देखें ना, तो सबसे पहले तो आपने ना यहाँ पे मल्टीपल कंपाउंड बनाए। सबसे पहले तो आप ये बोलेंगे कि देखें, ये आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, ऐसा ही है, यस और नो। और यहाँ पे अगर आप देखें तो एक आर चेन है, एक आर चेन है। सबसे पहले क्या होगा कि ये हिस्सा टूटेगा, ये कार्बन यहाँ ओ एच, बेसिकली ओ एच इस तरह बनाओ देखो, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ओ एच आ जाएगा। और फिर यहाँ कार्बन है। अब मुझे बताओ, ये जो एल्डिहाइड है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा ही है, यस और नो? ये एल्डिहाइड चेन आपके पास, सर एक बार रिपीट कर दें। देखो बेटा, ये कंपाउंड है हमारे पास, इसको हम हॉट मैग्नेट आयन से, हॉट मैग्नेट आयन मतलब कि हॉट कॉन्सेंट्रेटेड मैग्नेट आयन से रिएक्ट कर रहे हैं। ये मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन है, जो कि मुझे बेसिकली कहाँ नजर आएगा? एल्डिहाइड्स के अंदर नजर आता है, राइट। एल्डिहाइड्स के अंदर नजर आता है, एल्कीन्स के अंदर, सॉरी, एल्कीन्स के अंदर नजर आता है, माय बैड। ये आपके पास जो है ना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन आपको एल्कीन्स के अंदर नजर आएगा, ठीक है जी। और अगर आप यहाँ पे, हाँ, पार्शल, पार्शल लिखेगा, पार्शल लिखेगा, पार्शल लिखेगा, पार्शल लिखेगा, पूरा वर्ड लिखेगा। नेवर माइंड, अगर हम इसकी बात करें, वो आपसे कह रहे हैं, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? मेरा इंटरनेट बंद हो गया, नेवर माइंड, अल्लाह खैर करे। चल रहा, चल रहा, चल रहा, दूसरा चल रहा है strong। एक मिनट रखिएगा। ये कंपाउंड है आपके पास एच एन ई, ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूँ, देखो, आपके पास वो जो कह रहे हैं ना कि हम हॉट कॉन्सेंट्रेटेड मैग्नेट आयंस की बात करें इन एसिडिक सॉल्यूशंस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं इसकी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ बेटा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बना रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप आए तो आपको यहाँ पे ना एक एल्कीन नजर आ रहा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ऐसे ही इधर एक हाइड्रोजन है, एक इधर एक हाइड्रोजन है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इसको ब्रेक करना है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले इसको ब्रेक करूंगा, और आपके पास एक एच है और एक आर चेन है ना। तो बेटा, जब भी डबल बॉन्ड के अक्रॉस एक एच और एक आर चेन होती है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो आपके पास यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। एंड अगर आप यहाँ पे आए, तो इस कार्बन के ऊपर आपके पास एक एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, यस और नो? तो ये एल्डिहाइड ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है जी। और अगर आप इस पोर्शन पे आते हैं, इस पोर्शन में आपके पास क्या हो रहा है? अगेन एक एच है और एक आर चेन है, राइट। तो यहाँ भी आपके पास क्या हो जाएगा? एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। यहाँ पे आए, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट होगा? कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर आपने बेसिकली एक दो तीन चार पाँच, पांच सी एच टू लिखने, मतलब सॉरी, एक दो तीन चार, चार सी एच टू लिखने, एंड एक सी एच टू लिखना है। हाँ जी, बोले बोले। हाँ ना, आर्ट से लिखनी पड़ेगी ना पूरी यहाँ पे। आप आर्ट से नहीं लिखती, यहाँ दो प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। आ रही बात समझ सबको, यस और नो? सबको क्लियर है? आगे चलो। फिर वो आपसे कह रहे हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में, सर इन दोनों, क्या बोल रहे हैं आप? तो सर ये पहले वाली की समझ नहीं आई। देखो, पहले कुछ भी नहीं करना। ये आपके पास ना बेटा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन है एल्कीन्स वाली। एल्कीन्स में क्या होता है, डबल बॉन्ड के ऊपर अगर एक आर चेन और एक एच होना, तो ये डबल बॉन्ड टूटता है, एच की जगह ओ एच आके लग जाता है बेटा। और आपके पास जो है ना बेसिकली यहाँ डबल बॉन्ड लग जाता है। अगर आप गौर करो, इस पोर्शन में क्या हुआ, ये वाला कार्बन है, मैंने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एक ओ एच लगा दिया, और ये आपके पास एक एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड फर्दरली ऑक्साइड होकर उसने भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया। तो ये पहला कंपाउंड हो गया। दूसरे कंपाउंड की बात करें, तो उसमें देखो ये आपके पास अगेन एक एसिड में कन्वर्ट हो गया, ये सेकेंडरी अल्कोहल था, ये कीटोन में कन्वर्ट हो गया। बाकी चेन को मैंने एसिडस कॉपी कर लिया, बस ये वाला काम करा है, ठीक है। दूसरे वाले अगर पार्ट पे आते हैं, देयर सेइंग हॉट फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, PCl3।
आपके पास बेसिकली जब आप PCl3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये कंपाउंड है आपके पास, इसको जरा दोबारा कॉपी करते हैं ऊपर से। PCl3 बेसिकली क्या है आपके पास, क्लोरीनेटिंग एजेंट है। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इस H की जगह Cl आके लगा देना है बस। बाकी सब एज इट इज लिखें। देखो ये CH3 है, एक दो तीन चार, चार CH2 हो, एंड देन कार्बन हो, एंड देन आपके पास बेसिकली क्या हो, एक, हम यहाँ पे अगर बात करें तो अगर हम वैसे पूरा OH जाता है या क्या होगा, अगर हम बेसिकली PCl3 की बात करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे ये OH हट जाएगा, एंड यहाँ पे Cl आगे लग जाएगा, राइट। और यहाँ पे एक H तो है, तो मैं CH एंड यहाँ पे Cl मेंशन कर दूंगा। एंड अल्लाह खैसला कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, मतलब कि CH एंड CH, एंड देन यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। अल्लाह खैसला OH भी नहीं, इसको HO लिखेंगे, ठीक है। मैं अगर आप देखें तो ये ये CH3 था, CH2 के एक दो तीन चार, चार चेन्स आ गई, और फिर ये CH आ गया, यहाँ Cl आके लग गया, फिर आपके पास ये कार्बन हाइड्रोजन आ गए दो, और फिर ये चेन आ गई, दैट्स इट, ठीक है। ये वाली सारी कहानी है। जी जी बेटा, पूरा OH जाएगा, पूरा OH जाएगा, आपके पास ये पूरा OH जाएगा, माय बैड। सिर्फ ऐसे ही जाएगा, पूरा OH हटेगा, उसकी जगह Cl आके लग जाएगा। कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई मसला। और लास्ट वाले की अगर बात करते हैं, देयर सेइंग सोडियम टेट्रा हाइड्रोब्रोनेट, मतलब कि आप बेसिकली इसको सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिएक्ट करा रहे हैं। सर अगर स्केलेटल फार्मूला में दे दें एक स्ट्रक्चर, मैं बना देता हूँ स्केलेटल फार्मूला क्या है। ये तो यहाँ पे तो आपको बेसिकली ना स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाने थे, ये देखो, तो मैंने स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाया। स्केलेटल बनाना होगा तो फिर तो और बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ Cl लगाना है। लास्ट वाले पे आते हैं, अगेन इस कंपाउंड को मैं कॉपी करूंगा, ठीक है। और फिर NaBH4 की अगर हम बात करते हैं ना, तो आपके पास बेसिकली क्या होगा, अगर मैं NaBH4 की बात करूंगा तो देखो CH3 दोबारा एज इट इज आ जाएगा, CH2 की चार चेंज लगाएंगे, फिर अल्लाह अल्लाह खैसला H और OH। मुझे बताओ क्या अल्कोहल फर्दरली रिड्यूस हो सकता है, यस और नो, अल्कोहल फर्दरली रिड्यूस हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये तो एज इट इज आ जाएगा, राइट। और अगर हम इसके ऊपर आए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो ये भी कार्बन हाइड्रो, अच्छा ये डबल बॉन्ड को ना यहाँ मेंशन कर दें, यहाँ डबल बॉन्ड को बेहतर रहेगा कि आप मेंशन कर दें इधर भी, यहाँ भी मेंशन करें, ठीक है। एंड उसके बाद अब आपके पास ये एक एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड रिड्यूस होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल में। तो आपके पास अल्लाह अल्लाह खैर यहाँ पे CH2OH हो जाएगा। हाँ जी, एल्डिहाइड रिड्यूस होकर प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। अल्लाह खैर करे, ठीक है जी, नेवर माइंड। तो अल्लाह अल्लाह खैर ये पूरा काम हो गया, ओके जी। ठीक है, तो ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा पेपर हो गया है। आज इसको देख लीजिएगा, मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा, सॉल्व PDF भी शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह।